पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो सीरीज़ में हम हफ्तावार बेसिस पे उस हफ्ते की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं ताकि एज एन इन्वेस्टर आप बाखबर रह सकें, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको एज एन इन्वेस्टर हर तरह की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनसे अवेयर रखा जाए। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, उस कंपनी के हवाले से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसका नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप बेहतर तौर पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करेंगे और साथ साथ बेहतर तौर पे आप डिसीजंस भी दे सकेंगे। 9 से लेकर 13 अक्टूबर 2023 यानी इस वीक पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान जो डॉलर की प्राइस के हवाले से जो फ्लक्चुएशंस हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस की फ्लक्चुएशन, स्टेट बैंक के रिजर्व्स के हवाले से जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, और KSE 100 इंडेक्स में जो जिस तरह की रैली देखने को मिली उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो पहली खबर है वो फूड सेक्टर की कंपनी टॉम सीएल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के हवाले से है, और ये एक पॉजिटिव खबर है। और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी को चाइना में कुक्ड एंड हीटेड फ्रोज़न जो बीफ होता है उसकी बरामदगी के हवाले से एक अप्रूवल मिल गया है जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से इस तरह की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली है। तो इसका जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ इन्होंने डिटेल फर्दर मेंशन किए जो आपके सामने हैं, जिसमें इस कंपनी ने बताया है कि दे हैव successfully become the first and only company from Pakistan to secure approvals from GACC General Administration of Customs of the People's Republic of China to export cooked heat treated frozen beef to the People's Republic of China. With those approvals, Organic Meat Company Limited is poised to achieve new horizons in terms of export volumes and turnover। तो इससे पहले भी एक खबर आई थी UAE के हवाले से, क्योंकि UAE ने कुछ अर्सा पहले बैन लगाया था पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर कि वो सी राउट के ज़रिए गोश्त वहाँ पर नहीं बेच सकते। कुछ कंप्लेंट्स आई थी कुछ गोश्त की क्वालिटी के हवाले से, लेकिन दी ऑर्गेनिक कंपनी ने उस हवाले से भी खबर दी थी कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज इज़ जाती रहेंगी, क्योंकि इनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं। और ये एक पॉजिटिव खबर अब मज़ीद इसके लिए है कि अब चाइना को भी ये एक्सपोर्ट करेगा। तो नेट रिज़ल्ट इसका ये होगा कि इस कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज़ होती हैं वो वैसे भी पॉजिटिव सिचुएशन में रहती हैं इवन करेंसी की डिवैल्यूएशन के टाइम भी। तो इसको इस कंपनी की जो शेयर प्राइस में देख रहा था जिस दिन ये खबर आई उसके बाद, तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया शेयर होल्डर्स ने, और शेयर प्राइस के अंदर भी एक अच्छी रैली देखने को नज़र आई थी। अब जो दूसरी कंपनी है वो एक नई जो कंपनी रिसेंटली IPO के ज़रिए आई थी स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सिमेट्रिक ग्रुप लिमिटेड, उसके हवाले से है। और इस कंपनी ने अनाउंस किया कि इसने हमिंग बर्ड इंटरनेशनल LLC USA के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ये ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हमिंग बर्ड को। और इस जो ये जो प्रोजेक्ट है इससे कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तकरीबन 70 मिलियन रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। छोटी कंपनी है, इसकी शेयर की प्राइस भी 3-4 रुपए के आसपास है अभी, लेकिन इस कंपनी को अगर देखें, और आगे चल के इसकी एक और ख़बर भी मैं शेयर करूँगा, तो जिससे पता चलता है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और अपनी डोमेन के अंदर रहकर ये अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हासिल कर रही है। अब जो अगली कंपनी है और जो अगली खबर है वो बड़ी ही मुस्बत खबर है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है हलियॉन पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका पहले नाम ग्लैक्सो क्लाइन स्मिथ था। तो इसने अनाउंस किया है कि इस कंपनी का जो जामशोरो सिंध में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पे ये तकरीबन $10 मिलियन की सरमायाकारी करने जा रही है। और ये जो पैनाडोल से रिलेटेड पैनाडोल बेस्ड पोर्टफोलियो है उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये पैनाडोल जो टैबलेट्स होती हैं उसकी जो इनकी पैदावार है उसको 8 अरब गोलियों तक लेके जाना चाहते हैं। और इसके अलावा इस कंपनी ने $2 अरब की सरमायाकारी जो की है, सॉरी $2 अरब, यहाँ पे $2 मिलियन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, $2 अरब नहीं, $2 मिलियन है। उसकी सरमायाकारी जो की थी वो CSE 100,000 प्लस जो इनकी ब्रांड है, जो एक सप्लीमेंट होता है वो एक इनकी अलग से ब्रांड है, उसके ऊपर अलग इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी। तो $2 मिलियन की वो सरमायाकारी थी, और ये जो सरमायाकारी है ये $10 मिलियन की है। यहाँ पे $2 अरब है, इसको आपने $2 मिलियन पढ़ना है।
तो Halian Pakistan Limited will be investing approximately 10 million in its manufacturing facility at Jamshoro for the production of Panadol-based portfolio, including Panadol 500 mg and Panadol Extra tablets. The objective is to bring the latest manufacturing technology to Pakistan and enhance the production capacity to 8 billion tablets. This will help the company to ensure smooth supplies of Pakistan's largest pharmaceutical over-the-counter medicine to the consumers and patients in need. क्योंकि पैनाडोल के हवाले से शायद आपको इल्म होगा, ऑलमोस्ट जो भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पता है कि पिछले कुछ अरसे में भी काफ़ी शॉर्टेज रही है इसकी मार्केट में। तो अब ये जो इनका इनिशिएटिव है, ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, इससे एक पॉजिटिव असर कंपनी पे तो होगा ही, साथ साथ जो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था उसको भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। This is in addition to the investment of approximately 2 million USD being spent on enhancing manufacturing facility of our flagship brand CSE 1000 Plus to cater for the local needs and export opportunities that the company is currently working on. तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी एक्सपोर्ट के जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी गौर कर रही है रिगार्डिंग CSE 1000 प्लस। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के लिए एक मुस्बत खबर है और इसके शेयर होल्डर्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है कि इन फ्यूचर ये जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इसकी बेसिस पे, क्योंकि प्रोडक्ट को यह देखना होता है हमने कि जो प्रोडक्ट कोई बना रहा है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। तो पैनाडोल का तो हम सबको पता है कि ये एक अगर ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स बिकती हैं, मेडिसिन बिकती हैं, उसमें शायद ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट और सिरप है। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं तो इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा इनको मिलेगा। अब जो अगली खबर है ये मारी पेट्रोलियम जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है उसके हवाले से है। इस कंपनी ने ऐलान किया है कि इसने कंपनी ने सिंध में गैस के एक नए ज़ख़ीरे की ड्रिलिंग की है। ये जो रिजर्वायर या ज़ख़ीरा है इससे मिलने वाली गैस की टेस्टिंग के बाद यहाँ से हासिल होने वाली गैस को भी गवर्नमेंट को फराहम किया जाएगा। तो नीचे इनकी डिटेल्स हैं। सक्सेसफुल ड्रिलिंग ऑफ मारी गाजीज 2 अप्रेजल वेल इन मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज मारी DNPL सिंध। और नीचे फर्दर इसकी सब्सिक्वेंट डिटेल्स हैं इसकी टेस्टिंग के हवाले से, गैस के प्रेशर के हवाले से, और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी जिसमें OGDC भी और मारी पेट्रोलियम भी है, वक्तन फ़वक्तन इस तरह की जो नए एक्सप्लोरेशन या नई ड्रिलिंग होती है, सक्सेसफुल ड्रिलिंग होती है, उसके हवाले से अपनी खबरें देती रहती हैं। अब जो अगली खबर है वो रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने कहा है कि उस कंपनी ने सितंबर 2023 में, यानी अभी जो पिछला महीना गुजरा, उसमें एक हिस्टोरिकल अपनी प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव किया है, जो कंपनी के लिए एक बड़े संग मील की हैसियत रखता है। कंपनी के मुताबिक इस माह में कंपनी के प्रोडक्शन और सेल्स में एक बड़ा इजाफा हुआ है। तो नीचे इसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड हैज़ अचीव्ड हिस्टोरिक प्रोडक्शन लेवल इन सितंबर 2023 मार्किंग a significant milestone. Successful strategic shift and efficient operation led to the highest ever sales and production in a month, bolstering profitability. So PRL achieved an unprecedented average feed rate of 5340 tons, demonstrating operational excellence and efficiency. The production of middle distillate soared over 77,000 tons, with diesel accounting for 73,423 tons, an all-time high in the refinery history. तो आगे मजीद इसकी डिटेल्स भी हैं। तो ये एक मुस्बत खबर है। PRL का शेयर को इतना तगड़ा शेयर नहीं है, सब आई थिंक एक मीडियोकर से उस कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो खबर है ये एक पॉजिटिव खबर है कि कंपनी जो है इस सितंबर की खास तौर पर बात की जाए, अब देखना ये है कि आगे चल के मज़ीद जो अगले क्वार्टर्स हैं या अगले मंथ्स हैं उसमें ये कंपनी अपनी जो इनका कोर बिज़नेस है उसके हवाले से मज़ीद इस तरह की क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आती है। तो डेफिनेटली रिफाइनरी सेक्टर में अगर इंप्रूवमेंट आती है तो उसका एक अच्छा असर ओवरऑल मुल्क की इकानमी पे भी पड़ता है, और इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी ये एक मुस्बत खबर होती है। इसके बाद अब अगली जो खबर है ये काइंड ऑफ नेगेटिव खबर होगी कि वैसे तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हों। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए कि कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया जाए कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हों, और उसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट में ओवरऑल एक जो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है उसमें अच्छी एक इकोनॉमिक वायबिलिटी नज़र आए और उसके अंदर शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आए। लेकिन यहाँ पर ये जो खबर है वो उससे हट के उसके रेसिप्रोकेट कर रही है कि पाक सुजुकी जो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो उसकी अनाउंसमेंट है कि 19 अक्टूबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी जिसमें कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करने और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको वापस बाय बैक करने से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली कोई फैसला किया जाएगा। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसके बाद आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पाक सुजुकी का जो शेयर है वो अपर लॉक्स की तरफ गया है। उसकी रीज़न ये है कि जब इसके शेयर्स को जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ख़रीदेंगे इन आउटस्टैंडिंग शेयर्स को,
तो वो एक अच्छी प्राइस पे लेंगे, और इस उम्मीद के साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, इसके शेयर्स लिए हैं ताकि वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि हमारी सक्सेस स्टॉक मार्केट की इसी में होगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में आएँ, यहाँ पर लिस्टेड हों, यहाँ पर उनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो। अब जो अगली खबर है वो एक ऐसी खबर है जो तकरीबन हर हफ्ते में मुझे एक आध इस तरह की खबर मिल जाती है। कोई ना कोई बैंक होता है जो कि अपनी एक्सचेंज कंपनी बनाने का इरादा रख रहा होता है। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की है कि ये भी बाकी बैंकों से पीछे नहीं रहने वाला। जिस तरह हमने देखा कि मीज़ान बैंक, यूबीएल, इसी तरह बैंक अल हबीब और कुछ दीगर बैंक्स ने अनाउंसमेंट की थी, फैसल बैंक समेत, कि वो अपनी एक्सचेंज कंपनीज बना रहे हैं। तो अब हबीब मेट्रो भी उस दौड़ में कूद गया है कि 1 अरब रुपए का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके साथ ये अपनी एक्सचेंज कंपनी बनाएँगे जो इनकी एक सब्सिडरी के तौर पे काम करेगी। तो ये वो शिफ्ट की तरफ सारे बैंक्स जा रहे हैं कि जिस तरह एक्सचेंज कंपनीज़ जो सेपरेटली डील हो रही थी, उनकी बजाय अब बैंक्स अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ बनाकर जो एक्सचेंज कंपनीज़ का बिज़नेस है उसको भी अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी, और आई होप कि इसकी वजह से मुल्क के अंदर ओवरऑल अ, जो भी करेंसीज़ की एक्सचेंज या करेंसीज़ की जो भी ट्रेडिंग हो रही होती है, करेंसीज़ का जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से रेगुलराइज़ करने में गवर्नमेंट को भी मदद मिलेगी। अब जो अगली खबर है ये एक दफ़ा फिर सिमेट्री ग्रुप के हवाले से है। सिमेट्री ग्रुप खबरों में छाया हुआ है इस हफ्ते, और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की नए नवेली कंपनी है, और इसने अनाउंस किया है कि कंपनी के मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है इसके पहले क्वार्टर में मुख्तलिफ जो लोकल और गैर मुल्की कंपनीज़ हैं उनके साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनके रीन्यू हो रहे हैं, यानी कि मेंटेन कर रही है और उनको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। जिससे इस कंपनी को इस साल तकरीबन 150 मिलियन रुपए से ज़ायद के मिलने की उम्मीद है। जिन कंपनीज़ का इसने ज़िक्र किया उसमें पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनी जैज़ भी शामिल है, इसके अलावा मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, समिट बैंक है, और अभी इस पहले जो खबर आई थी जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हमिंगबर्ड इंटरनेशनल एलएलसी यूएसए। तो लोकल कंपनीज़ भी हैं और इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं। तो यू पीकेआर में भी और यूएसटी में भी दोनों करेंसीज़ में इसको यहाँ से फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि अगर किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहे हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहे हैं, इट मीन्स कि उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या उस कंपनी की जो भी ऑपरेशंस हैं उससे उसके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हैं। और साथ साथ अगर इंटरनेशनली भी इनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, तो विच दिस मीन्स कि ये कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और आगे चलकर मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब हम थोड़ा-सा यूएसटी टू पीकेआर इंटरबैंक में जो एक मुसलसल कई हफ्तों से एक डॉलर की गिरावट और रुपये की एप्रिसिएशन नज़र आ रही थी, उसको देखते हैं। तो इस हफ्ते में भी 9 से 13 तक आप देखें तो आपको एक स्टीप डिक्लाइन नज़र आ रहा है डॉलर की प्राइस में। 9 अक्टूबर को ₹281.65 पे था, और अब 13 अक्टूबर को देखें तो ₹277.62। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये ₹4 से ज़्यादा की डिक्लाइन बनती है इन 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा आपको नज़र आ रहा है रुपये की तरफ से। अब ये सफ़र कहाँ तक जारी रह सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली काफ़ी वीडियोज़ में भी कहा है कि ये एक ऐसा डाउनफॉल, ज़ाहिर-सी बात है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़ास तौर पे डॉलर की होर्डिंग के हवाले से और इस तरह की जो ग्रे मार्केट्स वगैरह जन्म ले रही थी, उनके हवाले से एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। तो उसका असर ये नज़र आ रहा है, लेकिन जो रियल इसका इम्पैक्ट या इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, वो तभी आएगा जब फंडामेंटली कोई ऐसी चीज़ें हों कि जिनकी वजह से हमारे रुपये की एप्रिसिएशन हो या हमारे रुपये की स्ट्रेंथ ज़ाहिर हो। तो वो तभी होगा जब आईएमएफ के हवाले से चीज़ें क्लियर होंगी फर्दर आगे, क्योंकि 9 मंथ का जो एक हमारा जो उनके साथ मुआहिदा हुआ था, उसके आगे भी ज़ाहिर है हमें मज़ीद फ्यूचर में भी डॉलर्स की ज़रूरत हमेशा की तरह रहेगी। अब आगे चलकर पॉलिटिकल फ्रंट पे किस तरह की सिचुएशन होती है, कितनी स्टेबिलिटी होती है, इलेक्शन के हवाले से क्या होता है, ऐसी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉलर ने अब क्या समत इख्तियार करनी है। तो वो चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। अगर मुसलसल नीचे आ भी रहा है तो इसको वापस ऊपर ऊपर जाने में भी कोई कम टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में दोबारा से इसकी एप्रिसिएशन भी हो सकती है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारी इकानमी बेहतर हो, और जो डॉलर की डेप्रिसिएशन के बाद ये अपनी एक रियल वैल्यू पे आए, और उसके बाद फिर देखा जाए कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी बेसिस पे ही जो भी करेंसीज़ हैं, यूएसडी समेत जितनी भी करेंसीज़ हैं, उसकी वैल्यू मुतय्यन हो। अब हम रिज़र्व्स की बात करते हैं। स्टेट बैंक वीकली बेसिस पे रिज़र्व्स की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है पब्लिकली। तो यहाँ पर अगर 1 सितंबर से लेके अभी तक यानी 6 अक्टूबर तक के ये 6 मुख्तलिफ हफ्तों का हम देखें
तो आपको नज़र आ रहा है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर इन बिलियंस में देखें तो वही 13.03 बिलियन था पिछले जो 28 सितंबर का डेटा आया था उसमें भी, और फिर 6 अक्टूबर का जो है वो भी 13.03। बीच में माइनर सा फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 डेसिमल तक मैं लेके गया हूँ, लेकिन अगर मज़ीद इसको आप देखें तो थोड़ा सा ज़रूर माइनर फ़र्क ज़रूर आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन उतने ही पोजीशन पे हैं जितना एक हफ्ते पहले थे। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो 13.19 पे भी थे, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन हमें देखने को मिला 13.16 और फिर 13.03। तो अब देखना ये है कि अगले आने वाले हफ्तों में क्या ये 13 को मेंटेन रखने में कामयाब होता है या उससे नीचे आता है, क्योंकि 13 ये जो आपको नज़र आ रहा है 13 बिलियन, ये कुल मिला के यानी कि स्टेट बैंक के पास प्लस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका कुल मिला के ये टोटल बन रहा है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के हवाले से। तो कुछ हफ्ते पहले आपने देखा था, और मैंने इसी तरह की बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की वीडियो में डिस्कस भी किया था, जब इसकी प्राइस 99 के आसपास चली गई थी, कि ये बहुत ख़तरनाक हद तक ऊपर गया। और उन दिनों में एक ख़बर ये थी कि अब चूँकि रुपी की अप्रिसिएशन हो रही है, तो ख़बरें यही थी कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस में कमी आएगी। लेकिन एकदम से ये प्राइस ऊपर जा रही थी, तो थोड़ा-सा एक डामाडोल सी सिचुएशन हो गई थी। बहरहाल उसके बावजूद प्राइस में कुछ कमी आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस अच्छी खासी नीचे गिर गई। अब अच्छी खासी नीचे गिरी, लेकिन शायद किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। उसके बाद अभी जो रिसेंट एक क्राइसिस की सी सूरत-हाल पैदा हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर, ख़ास तौर पे जो पैलेस्टाइन के हवाले से, तो अब उसकी वजह से दोबारा से जो मार्केट है उसमें हमें एक और ऑयल के हवाले से बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ऑयल की प्राइसेस फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। 88.8 पे है इस वक्त जब मैंने ये स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है। तब देखना ये है कि ये प्राइसेस सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से, क्योंकि काफ़ी इस तरह की एम्बिग्विटीज़ फैल जाती हैं। मिडल ईस्ट की जब भी बात आती है तो ऑयल का उसके साथ लिंक लाजमी बनता है। तो मिडल ईस्ट में अगर अमन होता है और वहाँ से ऑयल की सप्लाई अगर एक प्रॉपर जारी रहती है तो ऑयल की प्राइसेस भी बैलेंस्ड रहती हैं। लेकिन अगर मिडल ईस्ट में कोई भी तनाज़ा होता है तो उसका असर ऑयल की प्राइसेस पे पड़ जाता है। अब देखना यह है कि आगे चल के ऑयल की प्राइसेस कैसे जाती हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस जितनी गिरेंगी वही हमारी इकानमी के लिए बेहतर होगा, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, और हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर ऑयल की प्राइसेस का एक डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि हम एक बड़ी मिकदार के अंदर ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी देख लेते हैं कि इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन इस हफ्ते के बजाय अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 सितंबर से लेके आज की डेट तक एक मुसलसल आपको अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो कि एक बड़ी ही हौसला अफजा बात है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट में 49,000 का नंबर भी अच्छा खासा क्रॉस हो गया। 49,493 पे आज मार्केट क्लोज हुई है। तो ये पूरा वीक आप देखें, इसकी जो 5 कैंडल्स हैं सारी की सारी आपको ना सिर्फ ये कि पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, बल्कि सबसे जो अच्छी बात है कि इस हफ्ते में आपको वॉल्यूम भी बहुत अच्छे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप पिछले हफ्ते के मुकाबले में देखें, अब 6 अक्टूबर का फॉर एग्जांपल देखें और आज 13 को, यानी कि फ्राइडे से कंपेयर करें, तो वॉल्यूम मुझे लगता है कि उसके डबल से भी ज़्यादा है इस दफ़ा। तो ये बहुत ही हौसला अफजा बात है, और इससे नज़र ये आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी यहाँ पर पैदा होना शुरू हो गई है, उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब रुपया अगर मुस्तहकम होगा और साथ-साथ जो दीगर एवेन्यूज़ होते हैं डॉलर वगैरह या गोल्ड, उसके बजाय लोग अगर स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट की तरफ आएँगे तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गहमा-गहमी हमें नज़र आएगी। तो बहुत सारे वो इन्वेस्टर्स जिनके काफ़ी ज़्यादा जो पोर्टफोलियो हैं वो लॉस में थे, तो डेफ़िनेटली इस पीरियड के दौरान उन्होंने अपने लॉसेस को या तो कम कर लिया होगा या फिर पॉजिटिव में चले गए होंगे। मेरा अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर इन दिनों में बहार ही बहार नज़र आ रही है, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 80-20 का रूल फॉलो करके, कि मेरी जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ब्लू चिप्स में होती हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हाई डिविडेंड यील्ड वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, पिछले कुछ अरसे से अच्छे-अच्छे डिविडेंड भी अनाउंस हो रहे हैं। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे पड़ा, एंड आई होप कि मेजॉरिटी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिचुएशन यही होगी कि उनके पोर्टफोलियोज़ में बेहतरी नज़र आ रही होगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है आपने कि जो ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूसली जा रहा है, अब ये कहीं न कहीं जाकर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर होनी है, और इसका ये ट्रेंड, इसका रिवर्सल भी हो सकता है। यहाँ पे मैं टेक्निकल्स को डिटेल नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहा, टेक्निकल डिटेल्स या टेक्निकलिटीज़ को, आरएसआई को या दीगर इंडिकेटर्स को, एवरेजेस को, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, और वो ख़ास तौर पे ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा
फ़ायदेमंद होता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए उन टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, रुपये की जब तक एप्रिसिएशन जारी है, डॉलर नीचे जाएगा और साथ-साथ अगर इन मुल्क के अंदर जो दीगर मामलात हैं, उनमें भी ऐसा कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं आती, तो वी होप कि जो स्टॉक मार्केट में जो रैली है, ये अगर इसी स्पीड से ना भी बढ़ी, तो एक इसको अगर ये मेंटेन कर जाती है 50,000 के आसपास और यहाँ पर हमें थोड़ी-सी एक्यूमुलेशन और उसके बाद थोड़ी-थोड़ी अप्स एंड डाउन नज़र भी आते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा हफ्ता रहा, मुस्बत खबरें रहीं, मुस्बत चीज़ें देखने को मिली, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे, बहुत अच्छी रैलीज़ रहीं और काफ़ी सारी कंपनीज़ के उसे डिविडेंड भी अनाउंस हुए, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें एग्रो फर्टिलाइज़र और ईपीक्यूएल के हवाले से डिस्कस किया था, उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने वक्त के साथ साथ देखते रहना है और उन कंपनीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डिविडेंड्स को भी इंजॉय करना है और साथ साथ वो लोग जो कि एक्स डेट से पहले कैपिटल गेन की सूरत में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो लोग भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।